डियर स्टूडेंट्स, आज निश्चित रूप से हम लोगों का इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग फिर दूसरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विषय है उस पर पढ़ाई करेंगे। आज जिन विषयों पे हम लोग शब्दावली के आधार पर विचार करने जा रहे हैं वो कुछ मार्क्स हैं जो विभिन्न वस्तुओं की प्रमाणिकता के लिए सरकार के द्वारा या सरकारी संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है। उसमें जो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ISI मार्क्स। ISI मार्क्स का मतलब ये नहीं समझ जाइए कि जो आतंकवादी संगठन है उसके बारे में हम कह रहे हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एब्रीविएशन है। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। इसके द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है इसकी शुद्धता एवं प्रामाणिकता की जांच करता है और इसके जांचोपरांत एक इस प्रकार से मार्क को जारी करता है। ठीक है। तो ISI मार्क क्या है? तो ISI मार्क वास्तव में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक मार्क है। ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस संस्था के द्वारा यही सब क्वेश्चंस है, ये मार्क जारी किया जाता है। और ये किसके लिए जारी किया जाता है? तो जो विनिर्मित वस्तुएं हैं यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता, हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन विषय की नज़ाकत है इसलिए इसको बताते चले कि किसको हम लोग विनिर्मित वस्तु बोलेंगे। मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस या प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा? तो इसमें एक चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिक प्रोडक्ट, आधारभूत जो है वो उत्पाद। तो उदाहरण के लिए कि जैसे आयरन ओर के माध्यम से हम आयरन या स्टील बनाते हैं, तो ये आयरन और स्टील जो हम बनाएं ये मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ये बेसिक प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो जिन वस्तुओं का व्यक्ति डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता है उसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? बेसिक प्रोडक्ट। अब लोहा एक बेसिक प्रोडक्ट है, आयरन एक बेसिक प्रोडक्ट है। इससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करेंगे, जैसे साइकिल बनाएंगे, बाल्टी बनाएंगे, मोटरसाइकिल बनाएंगे, कार बनाएंगे, या फिर
मकान बनाने के लिए सरिया का इस्तेमाल करेंगे तो सरिया बनाएंगे। तो ये जितने स्टील से सामान बनाई गई वो सभी के सभी क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देंगे तो और थोड़ा इनलार्ज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एजुकेशन आप ले रहे हैं, तो एजुकेशन एक प्रकार का बेसिक प्रोडक्ट हो गया। अब एजुकेशन ले करके आप डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर जो आप बने तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग। यानी आपने पहले एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद जो है वो टेक्निकल एजुकेशन ली जो एक प्रकार का टेक्निकल काम करेगा। तो एजुकेशन में भी इस प्रकार से बेसिक प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का विभाजन आप कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये बनता है तो इसमें भी प्यूरिटी की आवश्यकता होती है, उसकी प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है। बनाने के दौरान में हो सकता है कि उसमें इम्प्योर चीज़ मिला दिया जाए, वो प्रमाणिक नहीं हो, तो इस वजह से जो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा उसको नुकसान होगा, उसको घाटा होगा, उसको शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी। तो सरकार इसके लिए सचेष्ट है थी और इसके लिए जो है उसने इस संस्था की स्थापना 1955 में की। कब? 50 है? 50 ना 55 में की। और उसका उद्देश्य क्या था कि जो भी विनिर्मित वस्तुएं हैं उस विनिर्मित वस्तुओं की शुद्धता और प्रमाणिकता की जांच करें और जांचोपरांत उसको क्या एक सैंपल प्रदान करे। इस प्रकार तो बाल्टी आप लीजिएगा, देखिएगा कि इस तरह का सैंपल बना हुआ है, या सरिया आप खरीदिएगा, देखिएगा कि कहीं ना कहीं पर लोहे में इस तरह का सैंपल बना हुआ है। या कोई भी वस्तु जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, बाल्टी ही आप लीजिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तो उसमें इस तरह के मार्क्स जारी माने छपे हुए रहेंगे उस पर। ये मार्क का छपना इस बात का प्रमाण है कि वो चीज़ शुद्ध है, वो चीज़ प्रमाणिक है। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि सर ऐसे कोई भी आदमी बना करके ऐसा मार्क लगा देगा, तो ये इलीगल होगा। वही कंपनी ये मार्क लगा सकती है जिसको रिटेन रूप में ISI ने प्रमाण पत्र दिया है कि वो जिस चीज का निर्माण कर रहा है वो इस मापदंड के अनुसार निर्माण करेगा, ठीक है। और उसकी जांच के लिए जो है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का एक पद होता है जो हमेशा उस कारखाने में रह करके उस वस्तु के शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच करता है और उतने वस्तुओं को वो पास करता है वहाँ कारखाने में रह करके, तब उतने वस्तुओं पर वो कारखाना वाला जो है इस मार्क को लगाने का अधिकारी होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेट मिल गया कि आपको ISI मार्क इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया तो उसका देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि वास्तविकता है कि एक इंस्पेक्टर होता है जिसको कारखाना निरीक्षक बोला जाता है। वो कारखाना निरीक्षक हर कारखाने में सरकार के द्वारा नियुक्त होता है और उसका काम क्या है कि इसी शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच करने के पश्चात उतने निर्मित वस्तुओं को सर्टिफाइड करना और तब ये मुहर जो है उस पर लगता है। क्लियर? तो ISI के संबंध में ये मूलभूत बातें आपको याद रखनी चाहिए। 55 नहीं 50 है, ठीक है 50 कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 50 में वो होता है, कोई खास बात नहीं। अब दूसरा है एग मार्क। क्या है? एग मार्क। एग मार्क एग मार्क क्या है साहब? तो ये जो जारी किया जाता है, जारी करने वाला विपणन जो एक मार्क जारी करता है, जारी करने वाला संस्था, ठीक है ना। तो जारी करने वाला संस्था का नाम है विपणन और निरीक्षण निदेशालय। विपणन और निरीक्षण
निदेशालय। अगर इसका इंग्लिश बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि विपणन का इंग्लिश होगा मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डायरेक्टोरिएट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986। ठीक है, ये प्रभावी हुआ। और ये जो डायरेक्टोरिएट संबंधित है, माने जिसके चीज के बारे में ये प्रमाणिकता देता है, वो कृषि उत्पाद। किसका? कृषि उत्पाद, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इस संबंध में कुल 250 उत्पाद इसके अंदर शामिल हैं। 250 उत्पाद। तो एक मार्क क्या है? एक मार्क जारी करने वाला जो संस्था है वो मार्केटिंग और इंस्पेक्शन डायरेक्टोरिएट यानी विपणन और निरीक्षण निदेशालय इसको जारी करता है। ये किस चीज से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कुल 250 उत्पाद शामिल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो खेत से डायरेक्ट कृषि उत्पाद पैदा हो रहा है, सिर्फ उसी को एक मार्क प्रदान नहीं करता है, बल्कि उस कृषि उत्पाद से का जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर गेहूं है, तो गेहूं खेत से पैदा हो रहा है। गेहूं से क्या आप बना रहे हैं? आटा बना रहे हैं, हॉर्लिक्स बना रहे हैं, या आटा से आप बिस्किट्स बना रहे हैं प्रमाणित के जो कारखाना है उसके माध्यम से, या सूजी आप बनाते हैं तो पैकेटिंग करके आप बेचते हैं। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का। तो ऐसे ऐसे 250 प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट नहीं है। और इन 250 प्रोडक्ट को यदि बाजार में आपको लाना होगा तो सरकार से आपको एक मार्क लेना पड़ेगा। यानी पहले ये प्रमाणित करना पड़ेगा आपको कि सरकार ने जो कृषि उत्पाद से संबंधित जो मानक निर्धारित किए हैं, उन मानकों के, उन स्टैंडर्ड के अनुरूप आपका उत्पाद बन रहा है कि नहीं। पहली बात तो ये हुई। और ये बन रहा है तो लगातार इसी मापदंड पे बन रहा है कि नहीं, तो इसके देख के लिए यहां भी कारखाना निरीक्षक होगा, यानी फैक्ट्री इंस्पेक्टर होगा। और जितना आप उत्पाद बनाते हैं वो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है या नहीं, इसके जांचोपरांत ही जो है वो उत्पाद पर ये एक मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जब मिल जाता है तभी वो बाजार में उपलब्ध होता है। तो आईएसआई मार्क विनिर्मित वस्तुओं पर, एक मार्क कृषि उत्पाद पर। आईएसआई का जो जारी करने का वर्ष है 1950 है, एक मार्क का जो जारी करने का वर्ष है 1986 है। इस ढंग से इतना भी याद रखिएगा, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो है वो इको मार्क। तीसरा क्या है? इको मार्क। इको मार्क। इको मार्क जो जारी किया जाता है, वो जारी करने वाला जो संस्था है वो भारतीय मानक ब्यूरो ही है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
और ये जो संस्था जिन वस्तुओं पर जारी करती है वो वस्तु होती है पर्यावरण के अनुकूल। ठीक है, जैसे में हम ले सकते हैं कि प्लास्टिक, एक एग्जांपल लेते हैं। तो इको मार्क क्या है? जब 1906 के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, तो इसके पीछे मूलभूत उद्देश्य ये था कि हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या बहुत विकट स्थिति में आ चुकी थी। आज़ादी के समय जो हमारे यहाँ 35% 36% वन था, वो 86 तक आते आते घट करके शोचनीय रूप से 18% हो गया। और उसके बाद सरकार के लिए ये बहुत ही अनिवार्य हो गया कि वो इस ओर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अनुकूलित पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को मानवीय विकास के अनुरूप बनाए रखने के लिए जिस भूभाग पर मनुष्य निवास कर रहा है उस भूभाग के 33% भूक्षेत्र पर वन होना चाहिए। अगर 33% भूक्षेत्र पर वन है तो वो भूमि जो है वो मनुष्य के रहने लायक है। ऐसा क्यों साहब? ऐसा इसलिए कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा मूलाधार क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है वो है रेस्पिरेशंस ऑफ प्लांट, यानी पौधों का श्वसन। पौधे जो श्वसन लेती हैं वो CO2 पर्यावरण से लेती हैं और O2 जो है छोड़ती है। तो इस तरीके से जो पर्यावरण होता है मानवानुकूल होता है, जीवन अनुकूल होता है, विकास अनुकूल होता है। तो ये तो बहुत भयावह स्थिति थी 1986 में कि जो आज़ादी के वक्त 36% था वो घट कर कितना हो गया? 18। और घटेगा तो फिर मनुष्य इस भारत में रह नहीं सकता था। इसलिए अनिवार्य था ये कि इस पर ध्यान दिया जाए। राजीव गांधी की सरकार ने ध्यान दिया और उसका सुफल निकला कि जो पर्यावरण था वो 18% से बढ़कर के 22% था। तो ये भी लक्ष्य को पूरा करने वाला नहीं है। तो एक तो ये था कि पर्यावरण की हानि हो रही थी, दूसरा कि वैश्विक स्तर पे पर्यावरण पे संकट था। तो इसके लिए 1992 में रियो द जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट हुआ। और उसके बाद पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले और भी कारक थे, उसको 21 एजेंडा नाम दिया गया था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किस सम्मेलन में 21 एजेंडे का नारा दिया गया था। तो 21 काम करने थे, वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ इससे संबंधित जो बातें हैं उतना ही आपको बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी था उसमें शामिल कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं विनिर्मित उद्योग, तो उस प्रोडक्ट से भी जो है वो लॉस होता है पर्यावरण को। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता हो। तो इसकी जांच के लिए हर उद्योग में जो वस्तुएं थी उनकी जांच की गई और जांचोपरांत जो पर्यावरण के विरुद्ध थी उसको बैन किया गया और ऐसे वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया जो पर्यावरण के अनुकूल थी और उसी को इको मार्क दिया गया। तो इको मार्क जिस प्रोडक्ट पर लगा हुआ हो, इसका अर्थ हुआ क्या? कि वो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के विपरीत नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि प्लास्टिक का। पहला जमाना था कि लोग बाहर से सामान लाने जाते थे तो हर के हाथ में थैला होता था। थैला अपने साइकिल पे या गाड़ी में या हाथ में लेके चला गया और थैले में जो है सामान लेकर के लोग आते थे।
लेकिन आधुनिकता के युग में एक नया आविष्कार हुआ कि दुकानदार खुद प्लास्टिक में सामानों को देने लगा। अब लोग आदि क्या हो गए कि थैला को भूल गए और खाली हाथ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में एक से एक मजबूत क्वालिटी का प्लास्टिक में सामान मिल जाता है। अब ये आदत ऐसी बन गई कि सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगाया भी तो वो सफलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का हैबिट ही खत्म हो गया था। तब ऐसे में थैले का जो आर्टिफिशियल थैला था, उस थैलों को ही पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया कि अब थैला ऐसा होगा कि आप उसमें सामान रख करके बस घर तक लेते आइए और उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पहले जो प्लास्टिक वाला थैला था वो क्या था कि वो डिस्ट्रॉय ही नहीं, 70 वर्ष लगेंगे उसको डिस्ट्रॉय होने में, और वो तो जमीन पर ही रहेगा, जमीन के अंदर चल जाएगा किसी न किसी रूप में। तो जमीन की उर्वरता जो है वो खत्म हो रही थी। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल प्लास्टिक का दिया। तो अब क्या हुआ, प्लास्टिक बैग जो है वो पूरी तरीके से बैन हो गया और डिस्पोजेबल बैग जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगा। जो डिस्पोजेबल बैग ऐसा होता है कि सिर्फ आप जिस दिन इस्तेमाल किए उसके बाद हफ्ता दिन तक भी छोड़ दीजिएगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिकम्पोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। उस बैग को आप रख करके देखा है कभी घर में? पहले प्लास्टिक का बैग सरिया के आदमी रख रहा था कि किसी और बाद में काम आ गएगा। तो हमने भी एक बार किया था कि वो नया नया वो बैग आया था डिस्पोजेबल, सामान लेके आया, उसको रख दिया, और जब 5-6 महीना बाद गए कि वो बैग वहाँ पर रखा हुआ था, उसमें सामान रखेंगे तो उसको ऐसे किए तो धूली बन करके जहाँ से पकड़ रहे हैं वो सब धूली बन जा रहा है। तो इसका भी जहाँ होगा जो विनिर्मित वस्तुएं होंगी, उन सभी विनिर्मित वस्तुओं में अब क्या होगा तो इको मार्क लगाना पड़ेगा जो पर्यावरण के अनुरूप है कि नहीं। यानी अब कारखाना निरीक्षक को वस्तु के शुद्धता और प्रमाणित होने के साथ साथ इस बात के लिए भी सेटिस्फाइड करना होगा कि वो पर्यावरण के अनुरूप है या नहीं। तो हर जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 मार्क लगेंगे। एक मार्क उसकी प्रमाणिकता और शुद्धता का, और दूसरा मार्क इको मार्क यानी उसके पर्यावरण के अनुकूल होने का। क्लियर? अब देखिए अगला है हॉलमार्क। चौथा क्या है? हॉलमार्क जो जारी करने वाला संस्था है ये भी भारतीय मानक ब्यूरो। कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो। और जारी करने का वर्ष इसमें क्या है, कब ये जारी करना शुरू किया? तो 12 अप्रैल 2000 को। इसका डेट आपको याद रखना है, अप्रैल 2। और ये हॉलमार्क किस वस्तु पर प्रदान किया जाता है? तो स्वर्णाभूषण, सोने पर नहीं बल्कि स्वर्णाभूषण, यानी सोने का जो आभूषण बनाएंगे उसको। अब देखिए हॉलमार्क का जहां तक प्रश्न है तो इसके पहले बहुत सोने के आभूषणों में धांधली होती थी। धांधली क्या होती थी साहब कि सोने का आभूषण बनाए तो सोने का जो प्रमाणिक है, सोना होता है शुद्ध रूप में 24 कैरेट का, लेकिन 24 कैरेट का सोना इतना लचीला होता है कि वो आभूषण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उसको 22 कैरेट का रखा जाता है। 22 कैरेट का अर्थ क्या हुआ कि 2 कैरेट उसमें अशुद्धता रहती है और 22 कैरेट शुद्धता रहती है। तो इस हिसाब से 22 कैरेट को ही शुद्ध मान लिया जाता है।
लेकिन यहाँ था कि 22 कैरेट की शुद्धता को भी सोनार जो है वो ख़त्म कर देता था। अब जो जनता है वो आभूषण लेने गई तो वो तो टेक्नोक्रेट्स है नहीं, वो तो तकनीकज्ञ है नहीं कि जांच करेगा, पता करेगा। तो इससे धन हानि हो रही थी या फ्रॉड हो रहा था। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने स्वर्णाभूषण के लिए हॉलमार्क का सिस्टम रखा कि अब इसका भी कोई कंपनी निर्माण करती है तो उसको 24 कैरेट की शुद्धता की गारंटी देनी पड़ेगी। और उसकी जांच कौन करेगा? तो भारतीय मानक ब्यूरो करेगा। और जब वो शुद्ध होगा तभी भारतीय मानक ब्यूरो उसको प्रमाण पत्र देगा और तब उसमें हॉलमार्क जो है वो लगा रहेगा। तो सोने के आभूषणों में हॉलमार्क अगर लगा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आप उसको खरीद सकते हैं, वो पूरी तरीके से शुद्ध है। और ऐसे जेवर को अगर बेचने के लिए जाइएगा तो उसको उसी कीमत पर उसको लेना पड़ेगा जिस कीमत पे उसने बेचा था, यानी उसकी शुद्धता की वो जांच नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कुल 4 मार्क थे जो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं शुद्धता के लिए, प्रमाणिकता के लिए विभिन्न वस्तुओं का। ISI जो है वो विनिर्मित वस्तुओं के लिए होता है। एक मार्क जो होता है वो कृषि उत्पादों के लिए होता है। इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण के अनुरूप जो होता है उसके लिए होता है। और हॉल मार्क जो होता है वो स्वर्णाभूषणों के लिए होता है। क्लियर? अब देखिए अगला जो एक टर्मिनोलॉजी है वो है एम्बार्गो। क्या है? एम्बार्गो। इसको हिंदी में बोलते हैं घाटबंदी। क्या बोलते हैं? घाट बंदी। कभी नाम सुने हैं ये? हिंदी में भी लिख दिया तो कुछ आपको बताना चाहिए, क्योंकि हिंदी से अर्थ कुछ क्लियर हो रहा है। अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही रहता तो कोई बात था, तो थोड़ा सोच के बताइए कि एम्बार्गो या घाटबंदी शब्द के हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं। ट्राई, कोशिश कीजिए। बालू उत्खनन से क्या संबंध? बालू उत्खनन से हमारे सोनू भाई बोल रहे हैं कि बालू उत्खनन पर पाबंदी लगा दिया गया तो उसी को एम्बार्गो बोलते हैं। चलिए ऋतु रंजन बताएंगे क्या हो सकता है। कुछ नहीं आ रहा। देखिए ट्राई तो करना पड़ेगा ना। जैसे कोई चीज आई आपके हाथ में तो कुछ ना कुछ तो दिमाग सोचता है। मान लिया जाए हीरा आया तो सोचता है कि बहुत चमकीला है, चलो इसको चाट लेते हैं मुंह में, बड़ा अच्छा लगेगा। और हीरा होता है जहर, ये आपको पता नहीं है, तो जैसे ही चाटे वो मर गए। तो आदमी ऐसा नहीं है कि सोचता नहीं, सोचता है। तो हमने आपको एम्बार्गो या घाटबंदी शब्द दिया तो कुछ दिमाग में हलचल होता होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, ये हमारे दिवाकर भाई बोल रहे हैं। देखिए जब तक गिरिएगा नहीं तब तक संभलने की आदत नहीं आएगी। जो वो एक शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मतलब जो मैदान के जंग में जो घुड़सवारी करता वही गिरता है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल का मतलब बच्चा नादान, क्या गिरेगा? जो घुटनों के बल चल रहा है। तो गिरना बुरी बात नहीं है। गिरना इस बात की गारंटी है कि आप आगे जो है वो अच्छे ढंग से चलने वाले हैं, बनेंगे। इसलिए सवालों के जवाब देने से डरा मत कीजिए। गलत ही है ये तो और अच्छी बात है कि आप गलत बोल रहे हैं तो उसको सही हो जाएगा बाद में। लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा पता है? हो सकता है कि सर समझा रहे हैं, उस समय जो है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जो पूर्व की विचारधारा है वही बनी की बनी रह जाएगी। तो इसलिए इंटरेक्शन टुवर्ड टीचर्स बहुत जरूरी है। और टीचर के साथ प्रारंभिक संबंध गलत ही होता है, सही नहीं होता है। संबंध कब सही होता है? जब जानकारियां सही हो जाती हैं। तो चलिए बोलिए ऋतु रंजन जी, दिवाकर जी के
एम्बार्गो का अर्थ आपके दिमाग में क्या उभर रहा है? आप तो खैर बोल दिया आयात निर्यात, आप बचे हुए हैं, आप बताइए। आयात निर्यात वस्तु बाहर से जाती नहीं कुछ आ ही नहीं रहा। चलिए तब सर का जवाब दीजिए कि वो ले आए उसको। सर वहाँ पे संस्थान करीब है उस जगह पे। इधर 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 ISI में संस्थान। अच्छा अच्छा। ये तो सब जगह पे करना होगा। नहीं सर, वहाँ पे पीरियड सही है। ठीक है। वो फिर BIS के सही हो गया। चलिए इम्बार्गो पर हम लोग आते हैं। तो इसमें सिंपलिसिटी के साथ ये समझिए कि किसी देश या विभिन्न देश किसी दूसरे एक देश पर किसी देश के बंदरगाह या हवाई पट्टी पर जहाज उतारने को प्रतिबंध लगा दे। ठीक है। तो ये जो घटना होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बार्गो या घाटबंदी। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई देश है या उस देश के साथ अन्य देश भी शामिल है, 2 3 4 5, या एक प्रकार से कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके मेंबर्स जो हैं सभी मिल करके किसी एक देश के खिलाफ ये प्रतिबंध लगा दें कि उसको नहीं उतारना, कि उस देश का जहाज अमुक बंदरगाह पर नहीं ठहर सकता है। तो जैसे ही ये प्रतिबंध लगाएगा, इसी प्रतिबंध लगाने की घटना को एम्बार्गो बोलते हैं। और अगर ये प्रतिबंध का उल्लंघन करता है वो देश जिस पर लगाया गया है, तो फिर क्या होगा कि लगाने वाले देश को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उस देश के हवाई जहाज को या पानी वाले जहाज को डुबा दे, यानी उस पर हमला कर दे। क्यों? क्योंकि उससे एम्बार्गो का उल्लंघन हुआ है। यहां पर छात्रों एक बात ध्यान देने वाली है कि ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय यातायात का जो साधन है उसमें सबसे बड़ा साधन तो जल मार्ग है। जल मार्ग से ही ज़्यादा यातायात होता है, चूँकि सस्ता है। सेकंड नंबर पर आप बोलिएगा तो वायु मार्ग है, और थर्ड नंबर पे जो है वो सड़क मार्ग है, चूँकि सड़क मार्ग हर 2 देशों के बीच में नहीं है। जो छोटे छोटे देश हैं उनके बीच में है, जैसे यूरोपीय देशों के बीच में है, जो मध्य पूर्व के देश हैं उनके बीच में है। लेकिन सभी देशों के बीच आमतौर पे जल मार्ग और वायु मार्ग के परिवेश में सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर तर्क के खातिर ये मान लीजिए कि चाहे जो भी मार्ग उपलब्ध हो, ऐसे भी जाने के लिए जिस देश में आप जा रहे हैं या जिसके बंदरगाह पर जा रहे हैं उसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है। प्रतिदिन का ये रूटीन वर्क है
वो अनुमति दे, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसके देश के सीमा में आप पहुंचे तो जो रडार है उससे आप अनुमति लीजिए कि यह हवाई जहाज आ रही है। जब वो परमिट करेगा तभी आप वहां जा सकते हैं। या पानी वाला जहाज लेकर के जा रहे हैं तो जो सिस्टम्स है सूचना का, उस सूचना के आधार पे आपको सूचना मिलेगी, तभी आप उसके बंदरगाह पर आप इन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि तकनीकी रूप से उसके लिए जगह उपलब्ध कराया जाए। अगर आप सूचना दे करके अपने जहाज को नहीं लेके जाते हैं तो फिर वहां दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यातायात की सुगमता को बनाए रखने के लिए अनुमति लेना उस जगह के देश से अनिवार्य है जिस जगह पे हवाई जहाज या पानी वाला जहाज जा रहा। तो दैनंदिन यातायात में भी अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके रहते हुए भी माने आम सामान्य दिन है तो यह कि अनुमति आपको मिल ही जाएगा। बहुत होगा तो ये बोलेगा कि अभी जगह खाली नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, 5 मिनट 10 मिनट हम खाली कर करके आपको देते हैं, ये 1 घंटा रुकिए। या बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, आप दूसरी जगह जाके लैंड कर लीजिए, यहाँ संभव नहीं है, तो ये सब हो सकता है तकनीकी रूप से। लेकिन इसके विपरीत बाज़ाब्ते तौर पे कोई देश अगर प्रतिबंध किसी देश पर लगा देता है कि आपको हमारे देश के सीमा में नहीं घुसना है, या हमारे देश के बंदरगाह पर आपको अपने जहाज नहीं लाना है, हवाई अड्डे पे जहाज नहीं लाना है, तो ये आदेश जब निर्गत हो जाता है तो इसी को एम्बार्गो के नाम से जानते हैं, घाटबंदी के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पे ये जो चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध की स्थिति आती है या आर्थिक प्रतियोगिता की भी स्थिति आ सकती है, आर्थििक प्रतियोगिता की भी स्थिति आती है तो कोई देश से उसका सामना करने के लिए इस प्रकार से घाटबंदी या एम्बार्गो का सहारा लेता है। तो छात्रों, ये कुल 5 हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी का अध्ययन किया आज की क्लास में, ये अंतिम क्लास है और अगले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में मिलेंगे तो जनसंख्या पर हम लोगों का अध्ययन होगा। आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है उसे जनसंख्या को पढ़कर आइए ताकि क्लास को अच्छे से समझ पाइए। धन्यवाद।